वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 20 पढ़ेंगे। अब हमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल या किसी चीज को कंट्रोल करना। और यहां पे क्या लिखा है? जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इन जीन यूज टू सिंथेसाइज द जीन प्रोडक्ट। देखो इसे समझते हैं। डीएनए के अंदर मिलता है जीन। अब जीन के अंदर क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी कुछ, है ना? तो इससे क्या बनेगा? एमआरएनए। फिर इससे क्या बनेगा? प्रोटीन। तो देखो, डीएनए या फिर जीन से जब कुछ प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, जीन से जब कुछ प्रोडक्ट बन जाता है तो उसी को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो ये जो प्रोडक्ट बना है प्रोटीन है। अब प्रोटीन क्या हो सकता है? यहां पे एंजाइम भी हो सकता है, हार्मोन भी हो सकता है। तो हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, अगर जीन से एंजाइम या हार्मोन या कुछ भी प्रोडक्ट बनता है तो उसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो यहां पे हमें क्या पढ़ना है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब हम किस तरीके से इस जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो इस एग्जांपल से समझते हैं। एक यहां पे कंडीशन है, ठीक है, जिसमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत है यहां पे एंजाइम की, ठीक है। तो यहां पे जीन एक्सप्रेशन होना जरूरी है। क्लियर? अब एक दूसरी कंडीशन है जहां पे इस एंजाइम की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा होना चाहिए कि एंजाइम ना बने, है ना? जब एंजाइम की जरूरत है ही नहीं तो यहां पे वो एंजाइम भी नहीं बनना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब कंट्रोल करना कि कब जीन से प्रोडक्ट बनना चाहिए और कब जीन से प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। Regulation of gene expression refers to a very broad term that may occur at various levels. तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये जो टर्म है काफी ज्यादा बड़ी है, काफी ज्यादा ब्रॉड है और ये वेरियस लेवल्स पे होती है। अब ये वेरियस लेवल्स कौन कौन से होते हैं वो हमें आगे पता चल जाएगा। कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड। तो अगर हम मान के चलें जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि उससे पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होना, तो फिर इट कैन बी रेगुलेटेड एट वेरियस लेवल्स। तो ये जो जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस है इसको हम कई लेवल्स पे रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसे समझते हैं, एक जीन है, जीन से क्या बनना है? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस है इसको हम कई लेवल्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो लेवल कौन कौन से हैं वो हमें आगे दिया गया है। इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट। अब देखो, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं कई लेवल्स पे, और ये लेवल्स यहां पे दिए गए हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए यहां पे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले डीएनए से बनता है mRNA। इस mRNA को बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। अब mRNA में क्या होती है? स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग से क्या होगा? यहां पे मैच्योर mRNA बनेगा, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद क्या होगा? ये मैच्योर mRNA जो है न्यूक्लियस से निकल के कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या है? राइबोसोम, तो वहां पे चले जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यहां पे ट्रांसलेशन, और फिर ट्रांसलेशन से यहां पे क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड। तो जब यहां पे पॉलीपेप्टाइड बन गया तो इसी को बोलेंगे कि डीएनए के अंदर जो जीन है वो एक्सप्रेस हो गई, है ना। जब इस जीन से यहां पे पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा तो इसी को बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम 4 लेवल पे रेगुलेट या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला क्या है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? इसको रेगुलेट कर सकते हैं। देखो, ट्रांसक्रिप्शन लेवल ये वाला हो गया पहला। अब यहां पे क्या कर सकते हैं? अगर यहां पे mRNA ज्यादा बने, ठीक है, तो ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। अगर यहां पे mRNA कम बने तो कम पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। तो एक तो यहां पे रेगुलेशन हो गया, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? प्रोसेसिंग लेवल, जिसे बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। तो ये हो गया दूसरा। स्प्लाइसिंग आपको पता ही है, आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होती है? जिसमें
जितने भी इंट्रॉन्स होते हैं एमआरएनए में वो हट जाते हैं और सिर्फ एक्सॉन्स बचते हैं। और ये प्रोसेस होना जरूरी है ताकि एक मैच्योर एमआरएनए बन सके। तो यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, इस जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। अब तीसरा क्या है कि जब न्यूक्लियस में एमआरएनए बन गया तो वो न्यूक्लियस से निकल के कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। और साइटोप्लाज्म में क्या है, राइबोसोम, तो वहां जाएगा। तो ये हो गया तीसरा रेगुलेशन। यहां पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना एमआरएनए राइबोसोम तक पहुंचे और उससे कितना प्रोटीन बने। और चौथा जो लेवल है वो है ट्रांसलेशन लेवल। यहां पे तो ट्रांसलेशन लेवल में क्या होगा, जो एमआरएनए है वो राइबोसोम में जाएगा और फिर पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करेगा। तो यहां पे भी इस प्रोसेस में भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को। द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शंस। अब देखो ये सेल है, सेल में क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए, ठीक है, और डीएनए में क्या हो गई, जीन हो गई। अब उसने क्या लिखा है, जो जीन होती है किसी भी सेल के अंदर वो एक्सप्रेस होती है, क्यों, ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके या फिर सेट ऑफ फंक्शन, मतलब कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसिडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोली, it is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide lactose into galactose and glucose। देखो एग्जांपल क्या है, ये है ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई में यहां पे जेनेटिक मटेरियल है, तो ये डीएनए हो गया, उसमें जीन हो गई, ठीक। अब ये जीन क्या बनाएगी, ये जीन एक एंजाइम बनाएगी, ठीक है। इस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, एक रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, और वो रिएक्शन क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड। देखो इसे समझते हैं। यहां पे क्या है, लैक्टोज है। लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। अब ये लैक्टोज ब्रेक हो जाएगा, किसमें, दो मोनोसैकेराइड में। होता क्या है, दो मोनोसैकेराइड मिलके क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है। और डाइसैकेराइड यहां पे क्या है, लैक्टोज है। तो ये लैक्टोज ब्रेक हो गया, किसकी वजह से, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की मदद से। तो यहां पे बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ये भी मोनोसैकेराइड, ये भी मोनोसैकेराइड। अब इस पूरी प्रोसेस को समझो। देखो ई कोलाई में जीन है, इसने ये पर्टिकुलर एंजाइम क्यों बनाया, इसने पर्टिकुलर एंजाइम इसलिए बनाया ताकि वो लैक्टोज को ब्रेक कर सके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो ई कोलाई है उसको फ्री ग्लूकोज मिल गया, ठीक है, फ्री ग्लूकोज मिल गया, क्योंकि जो ई कोलाई वो क्या करता है, इस फ्री ग्लूकोज से एनर्जी लेता है। देखो डायरेक्टली जो ई कोलाई है, ठीक है, डायरेक्टली जो ई कोलाई है वो डाइसैकेराइड से एनर्जी नहीं ले सकता। मतलब ये जो ई कोलाई है ये डायरेक्टली लैक्टोज से एनर्जी नहीं ले सकता। इसलिए ई कोलाई के अंदर एक जीन है जिसने बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाया, उसने क्या किया, इस लैक्टोज को ब्रेक कर दिया ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, और तब जाके इस ई कोलाई ने इस ग्लूकोज से एनर्जी ले ली। यहां पे लिखा है द बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हेंस इफ द बैक्टीरिया डज नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of the enzyme beta galactosidase। अब देखो कंडीशन आ गई, हमने क्या पढ़ा है, जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है ये लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। अब मान लो कि ई कोलाई के आसपास कोई भी लैक्टोज नहीं है, ठीक है, ई कोलाई के आसपास कोई भी लैक्टोज नहीं है। तो जब लैक्टोज है ही नहीं तो इस एंजाइम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये एंजाइम तो लैक्टोज पे ही काम करता है। तो यहां पे लैक्टोज तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या होना चाहिए, ये एंजाइम भी नहीं बनना चाहिए यहां पे, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे हो गया ना रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, है ना, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब जब रिक्वायरमेंट है तब तो ये एंजाइम बने, और जब रिक्वायरमेंट नहीं है तब ये एंजाइम ना बने। तो यहां पे ऐसे ही होता है ई कोलाई में, जब लैक्टोज होता है तब तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा, और जब लैक्टोज नहीं होगा तो यहां पे बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा, मतलब यहां पे जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स इट इज द मेटाबॉलिक
फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। अब देखो, अगर हम सिंपल टर्म में बोलें तो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जो रेगुलेट करती हैं जीन एक्सप्रेशन को। मतलब अगर मेटाबॉलिक कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन या इन्वायरमेंटल कंडीशन में कुछ भी चेंज होता है तो उससे जीन एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, अगर लैक्टोज है तभी बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा, अगर लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा। तो इस तरीके से जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है। The development and differentiation of embryo into adult organism are also a result of the coordinated regulation of expression of several sets of genes। अब देखो, एक प्रोसेस है जिसमें एक यहाँ पे एक एम्ब्रियो है, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो है ये कन्वर्ट हो गया या डेवलप्ड हो गया किसमें, एक एडल्ट में, ठीक है। ये क्या है, एम्ब्रियो। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में भी कई सारी जीन्स जो है वो इन्वॉल्व होती है। मतलब कई सारी जीन्स यहां पे एक्सप्रेस होती है, तब जाके एम्ब्रियो से एक एडल्ट बनता है। जैसे अगर हम यहां पे एग्जांपल लें ह्यूमन का, तो ह्यूमन में क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। जैसे यहां पे क्या होते हैं, एक होता है HCG, ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, फिर होता है इस्ट्रोजन, ये और कौन सा हो सकता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। इसके अलावा और भी हार्मोन्स होते हैं। अब देखो, ये हार्मोन है, ये है, ये है, ये है। अब यहां पे मैंने 4 टाइप के हार्मोन लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे 4 टाइप की जीन्स इन्वॉल्व होगी इस हार्मोन को बनाने में। तो देखो, यहां पे कई सारी जीन जो है वो कई सारे प्रोडक्ट को बना रही है, और फिर इसी प्रोडक्ट से क्या हो रहा है, जो एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है एडल्ट में। तो लाइन में क्या लिखा है, इस प्रोसेस में, एम्ब्रियो से एडल्ट बनने की जो प्रोसेस है उसमें कई सेट्स ऑफ जीन जो है वो एक्सप्रेस होती हैं। एक्सप्रेस होना मतलब अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, और उस प्रोडक्ट की वजह से क्या होता है, एम्ब्रियो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इन प्रोकैरियोट्स, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में अगर हमें जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है तो हमें कौन से स्टेप को कंट्रोल करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है ना, अगर उस स्टेप को हमने कंट्रोल कर लिया तो हम जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, द एक्टिविटी ऑफ RNA पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर is in turn regulated by interaction with accessory proteins which affects its ability to recognize start site। अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, प्रमोटर, यहां पे क्या होता है, टर्मिनेटर। तो ये हो गया प्रमोटर, ये हो गया टर्मिनेटर, और ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होता है, मतलब जब भी ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है, तो वहां पे क्या होता है, RNA पॉलीमरेज आता है। ये RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ता है और तब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। क्लियर, ये तो हुई नॉर्मल बात। पर यहां पे क्या लिखा है, यहां पे कुछ एसेसरी प्रोटीन्स होते हैं। इन एसेसरी प्रोटीन्स को और क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं ना, ये अफेक्ट करते हैं RNA पॉलीमरेज की एबिलिटी को। कौन सी एबिलिटी, कि वो आसानी से प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर लेता है और जुड़ जाता है। मतलब डायरेक्टली अगर मैं कहूं तो अगर यहां पे कोई रेगुलेटरी प्रोटीन है या फिर एसेसरी प्रोटीन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो RNA पॉलीमरेज है वो प्रमोटर रीजन से नहीं जुड़ पाएगा। तो उससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं होगा, तो फिर आगे की प्रोसेस नहीं होगी, जिससे जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो शुरू में हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। अगर हम इनिशिएशन को ही कंट्रोल कर देंगे तो उससे क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। जैसे यहां पे क्या है, हमने क्या किया, इस ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को यहां पे बंद कर दिया, तो इससे क्या हुआ, जो जीन एक्सप्रेशन है वो भी बंद हो गया। These regulatory proteins can act both positively activators and negatively repressors। अब देखो यहां पे अगर रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेटर निकला,
ठीक है, एक्टिवेटर निकला, तो इससे क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जाके जुड़ जाएगा और यहां पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन हो जाएगा, मतलब शुरुआत हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन भी हो जाएगा। पर अगर यहां पे रिप्रेसर होगा, रिप्रेसर मतलब रोकने वाला, अगर यहां पे रिप्रेसर होगा तो इससे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से नहीं जुड़ेगा और फिर यहां पे ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन नहीं होगा और जीन एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो रेगुलेटरी प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक्टिवेटर और रिप्रेसर। द accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequence termed operators। अब देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था कि कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जैसे एक्टिवेटर्स या रिप्रेसर्स। तो अगर हम एग्जांपल लें रिप्रेसर का, ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ा था, जब भी रिप्रेसर प्रेजेंट होता है तो उस वजह से क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर रीजन से नहीं जुड़ पाता, तो इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत नहीं होती है, ये हमने पढ़ा था। अब ये जो रिप्रेसर है वहां पे वो करता क्या है, कैसे रिप्रेसर की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर से नहीं जुड़ पाता है, इसको हमें समझना है। देखो यहां पे क्या होता है, ये है आपका प्रमोटर, ठीक है, इसके बगल में एक सीक्वेंस होता है जिसे बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर क्या है, एक डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए में प्रेजेंट होता है, और यहां पे हो गई ये आपकी स्ट्रक्चरल जीन, और इधर फिर हो गया टर्मिनेटर। ठीक है, टी टर्मिनेटर। अब देखो होता क्या है, हमने क्या पढ़ा, यहां पे है रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, और यहां पे क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। अब नॉर्मली क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो जाती है, ये हमने पढ़ा है। पर लेकिन जब रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, इस ऑपरेटर से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाके जुड़ जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से नहीं जुड़ पाएगा और फिर यहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ऑपरेटर डीएनए का वो सीक्वेंस है जिसपे रिप्रेसर प्रोटीन आके जुड़ता है, जिस वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से नहीं जुड़ पाएगा और इससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत नहीं होगी। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ओपेरॉन्स। अब देखो जो ज्यादातर ओपेरॉन्स होते हैं उनमें ऑपरेटर कहां पे मिलता है, प्रमोटर के बगल में। ठीक है, तो ये प्रमोटर है, इसके बगल में क्या मिल रहा है, ऑपरेटर। अब यहां पे दो वर्ड हैं, एक तो हो गया ऑपरेटर, वो आप समझ गए, और एक नया वर्ड आया यहां पे ओपेरॉन्स। ओपेरॉन्स का क्या मतलब होता है, देखो ओपेरॉन्स क्या होता है, ओपेरॉन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ जीन्स ऑल अंडर कंट्रोल ऑफ वन प्रमोटर। देखो सिर्फ प्रमोटर को छोड़ के ये जो सीक्वेंस है, ऑपरेटर, स्ट्रक्चर जीन और ये टर्मिनेटर जो है, इस पूरे को बोला जाता है क्या, ओपेरॉन। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, ओपेरॉन। तो मैंने क्या बोला, जितना भी ओपेरॉन है ये किस पे डिपेंड है, बेसिकली ये डिपेंड है प्रमोटर पे। अगर प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ गया तो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो जाएगी, और अगर आरएनए पॉलीमरेज यहां पे प्रमोटर पे नहीं जुड़ा तो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत नहीं होगी। एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड ए रिप्रेसर प्रोटीन, और ज्यादातर केस में क्या होता है, जो ऑपरेटर है उस पे रिप्रेसर प्रोटीन आके जुड़ जाता है, ये हमने पढ़ लिया। ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। अब देखो ओपेरॉन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अगर ओपेरॉन अलग अलग टाइप के हैं तो उनमें ऑपरेटर भी अलग अलग टाइप के होंगे और उनमें रिप्रेसर प्रोटीन भी अलग अलग टाइप के होंगे। देखो जैसे एग्जांपल है, लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ओपेरॉन। जो लैक ऑपरेटर है वो सिर्फ किस में मिलेगा, लैक ओपेरॉन में मिलेगा, एंड इट इंटरैक्ट्स स्पेसिफिकली विद लैक रिप्रेसर ओनली। और जो लैक रिप्रेसर है वो हमेशा किससे जाके जुड़ेगा, लैक ऑपरेटर से ही जाके जुड़ेगा। अब यहां पे लैक वर्ड आ रहा है बार बार, लैक का मतलब होता है लैक्टोज। ठीक है, तो ये जो लैक ओपेरॉन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे हमें यही पढ़ना है।